miscellaneous part of economy section, and this is the end of economy this will be the end of economy section, and day after tomorrow I'll start with science and technology, and आपकी जितना जल्दी हो सकता है ये मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या स्टार्ट करना चाहिए और क्या आपको सही लगेगा स्टार्ट करना। जो भी आपको पढ़ना है आप मुझे वो बताइए, या तो इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं, मैं अपने खुद के नोट्स डालती हूँ, या फिर एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं फॉर यूपीएससी एंड other exams also. So let's come to the miscellaneous part, and the first topic in this is designing a policy for medium enterprises. तो अभी मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए जो है नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, डिज़ाइनिंग पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसमें जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ वो कंट्रीब्यूट कर पाए, इंडिया के फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। तो आपने पढ़ा होगा कि मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे इकोनॉमी का। अब अगर हम इस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 29% इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। 60% ऑफ इंडिया की वर्कफोर्स जो है जो यहीं पर काम करती है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द 40% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो 40% जो है इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट इन्हीं सेक्टर के थ्रू, इन्हीं एंटरप्राइजेस के थ्रू होता है। अब रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी डेफिनेशन चेंज की है एमएसएमई में। ये इकोनॉमिक सर्वे जो अभी इस बार आया था बजट के पहले, उसमें मेंशन है कि एमएसएमई की डेफिनेशन अभी चेंज की है, जहां पे उनका रीच जो है उसको स्ट्रेंथन किया है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट, अभी टर्नओवर, अभी क्या है माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो 11050 से याद कर लीजिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम में 11050 इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। रिवाइज में क्या किया है 2.5, 25 और 125। यहाँ पे क्या किया टर्नओवर में पहले 550 250 था, बट अभी रिवाइज में क्या कर दिया 10, 100 एंड 500। तो दिस इज द डेफिनेशन चेंज्ड बाय चेंज इन द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, नीति आयोग ने ये रिलीज किया है पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट। ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट जो है वो WHO ने लॉन्च किया है ऑन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली समिट हुआ था उस टाइम जो है, ये फर्स्ट एवर ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट है जो WHO ने अभी अडॉप्ट किया है। इसमें उन्होंने यही बोला है कि जो एग्रीमेंट का एम यही है कि ग्लोबली हेल्थ सिस्टम जो है उसको हमको बढ़ाना है, हेल्थ सिक्योरिटी को बढ़ाना है, और एक्सेस करना है कि सब लोगों को हेल्थ केयर मिल सके, ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और फ्यूचर पेंडेमिक्स के लिए लोग जो है ऑलरेडी इतने समझदार हो कि वो पेंडेमिक जो है इतना ज़्यादा अफेक्ट ना करे लोगों पे। तो ये एक लीगली बाइंडिंग हो जाएगा जब अगर 60 कंट्रीज, एटलीस्ट 60 कंट्रीज रेटिफाई कर देंगी तो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट सिग्नेचर के लिए ओपन है जितने भी मेंबर स्टेट है WHO के उनको। नेगोशिएशन दिसंबर 2021 में वो हुई थी जब ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था कोविड का वो आया था। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट। याद रखिएगा ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट WHO ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। की प्रोविजंस इस ट्रीटी के यही है कि पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैपेसिटी बिल्डिंग, coordinating financial mechanism, global supply chain logistic network, public research and access right, and respect for national sovereignty. This is not important. What is important? Global pandemic agreement किसने लाया है? WHO ने लिया है। अब और वो क्या है? लीगली बाइंडिंग है। अब इंडियाज मेजर पोर्ट अचीव हिस्टोरिक माइलस्टोन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो इंडिया के मेजर जो पोर्ट्स हैं, कितने मेजर पोर्ट्स हैं? अभी एक पोर्ट मैंने आपसे किसी लेक्चर में डिस्कस किया था, वो कौन सा पोर्ट है आप मुझे बताइएगा और कहाँ पे खुला है। आई थिंक वंधावन पोर्ट से नाम था उसका, ठीक है, दैट वाज द 13 मेजर पोर्ट, एंड अदर मेजर पोर्ट्स भी मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो आप मुझे बताइएगा 13 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, तो वो कौन कौन से पोर्ट्स हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वंधावन पोर्ट कहाँ पे खुला है वो भी बताइएगा। तो इंडिया का मेजर पोर्ट ने अभी हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि कार्गो हैंडलिंग मतलब जो चीज़ें आप ले जाते हो तो उसको बताया गया है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंसी सब कुछ मॉडर्नाइज हुआ है, बहुत अच्छे से
वो अचीव कर रहे हैं माइलस्टोन की। हाईलाइट्स यही है कि मेजर पोर्ट रजिस्टर्ड एन इम्प्रेसिव एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.3% इन कार्गो हैंडलिंग एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम, जो कि इंक्रीज हो गया है 855 मिलियन टन हो गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या, बट इंडिया के मेजर पोर्ट्स जो हैं कौन कौन से हैं, 13 मेजर पोर्ट, वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। अब इंक्रीज इन ट्रैफिक की अगर बात करें, ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ हायर कंटेनर थ्रूपुट 10%, फर्टिलाइजर कार्गो हैंडलिंग 13%, POL कार्गो हैंडलिंग 3% एंड मिसलिनियस इज ऑल्सो। अमंग कमोडिटीज अगर बात करें मेजर पोर्ट्स में, तो पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं मेजर पोर्ट्स में। इन्हीं का सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, बाकी चीज़ों का कम होता है। अब फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मेजर पोर्ट, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी अभी उन्होंने सरपास किया कि 150 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग मार्क करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर पोर्ट ने अभी माइलस्टोन अचीव किया है। एंड प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिए। मैं इतनी बार आपको प्लीज बोलती हूँ, आई डोंट थिंक सो कोई टीचर आपको प्लीज बोलता होगा। मैं इसलिए प्लीज बोलती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस लेक्चर। आई डोंट वॉन्ट कि आपको मगअप कराने के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ इतना पढ़ा रही हूँ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2 years ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया था 2 साल पहले। व्हाट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट? जहां पे आप गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड कर रहे हो, इकोनॉमिकली ट्रांजैक्ट कर रहे हो, कि आपकी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, दोनों की इकोनॉमी में जो कमियां हैं वो कम हो रही हैं, तो दैट इज ऑल कॉल्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अभी इन्होंने एनहांस किया है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे फॉर MSME बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके कारण क्या हो रहा है कि बायलेटरल ट्रेड जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वो भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। दोनों ने म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए भी फोर्स किया है। ठीक है, की हाईलाइट्स यही हैं कि बायलेटरल मर्केंडाइज ट्रेड की अगर बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में डबल हो गया है। बाकी थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये अप्रैल 2022 में साइन किया गया था। ठीक है, 79% यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बेनिफिट एंड 84% इम्पोर्ट यूटिलाइजेशन। टैरिफ रिडक्शन की बात करें तो 90% जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया में जो आते हैं उसमें टैरिफ नहीं लगता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में, तो इसको हम शॉर्ट के हिसाब से ही पढ़ेंगे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिला है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट बैंक है। आपको पता होगा कि ये पेमेंट्स बैंक क्यों बनाया गया। पेमेंट्स बैंक का यही था मोटो कि जितने भी बैंक्स हमारे फेल हो रहे हैं ना, पेमेंट्स बैंक हमारा फेल ना हो। ये लेंडिंग एक्टिविटीज़ तो प्रोवाइड करे, पर इसमें जो है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, नहीं करते। ठीक है, तो ये सब के लिए पोस्ट पेमेंट बैंक खोला गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने अभी डिजिटल पेमेंट उनको ऑनर्ड किया गया है विद डिजिटल पेमेंट अवार्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये अवार्ड सेरेमनी न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसको प्रेजेंट किसने किया था? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया था। ठीक है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया पेमेंट्स बैंक में से। ठीक है, तो दैट इज दे विन्स डिजिटल पेमेंट अवार्ड। नेक्स्ट आते हैं IREDA बैग्स एक्सीलेंट रेटिंग। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसको अभी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है और इनको जो है एक्सीलेंट रेटिंग मिला है। ठीक है, बिकॉज ये नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो बैंक से रिलेटेड नहीं होती, अलग होती है बैंक से, और ये ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, इनको अभी एक्सीलेंट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल इनिशिएटिव टू स्ट्रीमलाइन PDS। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अभी 3 स्कीम्स को डिजिटली इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला है डिपोर्ट दर्पण पोर्टल, दूसरा है अन्न मित्रा मोबाइल ऐप, तीसरा है अन्न सहायता ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। ये इनिशिएटिव का यही है कि हमारी जो इंडिया की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके थ्रू आप बेनिफिशियरीज को फूड प्रोडक्ट पहुंचाते हो, उसको पूरी तरह ट्रांसपेरेंट करना है, उसको पूरी तरह लोगों को एसेसिबल कराना है और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल इनिशिएटिव टू स्ट्रीमलाइन PDS। नेक्स्ट आते हैं मिनी रत्ना स्टेटस टू
डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है। तो अभी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं उनको मिनी रत्न स्टेटस दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इम्प्रूव किया बोला है। कौन कौन सी है? म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। ओके, सो दीज 3 गेट मिनी रत्न स्टेटस। मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस किसको दिया जाता है? उन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को दिया जाता है जिनका प्रॉफिट लास्ट 3 साल में कंटिन्यूअसली 30 करोड़ और उससे ज़्यादा हो और एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 ईयर्स, ठीक है, किसी एक साल में। तो मिनी रत्न कैटेगरी उनको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2025 रिपोर्ट। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये रिपोर्ट निकालती है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट आते हैं लॉन्च ऑफ निवेशक शिविर। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर आती है, उन्होंने कोलैबोरेट किया है सेबी के साथ और निवेशक शिविर लॉन्च किया है। अब निवेशक शिविर है क्या? ये कहाँ लॉन्च किया था? पुणे में। निवेशक शिविर डिज़ाइन किया गया है कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको डायरेक्ट इंगेजमेंट कराना है और जो भी फाइनेंशियल क्लेम्स हो रहे हैं उनके थ्रू उसको हमको पूरी तरह रिजॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि उनके क्लेम्स बढ़ते जाएं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट निवेशक शिविर, IEPFA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद सेबी। नेक्स्ट आते हैं इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। तो मॉर्निंग स्टार DBRS जो है ये ग्लोबल सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने इंडिया का रैंक जो है उसको अपग्रेड किया है BBB विथ अ स्टेबल आउटलुक, कि इंडिया की जो भी कंपनीज हैं, ठीक है, वो अच्छे उनको क्रेडिट दिए हैं ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ सके। अब BBB रेटिंग इंडिकेट क्या करता है कि क्रेडिट क्वालिटी हमारी अच्छी है और इंडिया के पास एबिलिटी है कि इंडिया जो है अपने फाइनेंशियल डेट को जो है पूरी तरह कम कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है रिवाइज शक्ति पॉलिसी। शक्ति पॉलिसी क्या है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। तो कोयला से एक और न्यूज़ हमने रिलेटेड पढ़ी थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शक्ति पॉलिसी। शक्ति पॉलिसी ने अभी एक शिफ्ट किया है फ्रॉम नॉमिनेशन बेस्ड कोल एलोकेशन टू अ ट्रांसपेरेंट ऑक्शन एंड टैरिफ बेस्ड बिडिंग सिस्टम, ठीक है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ओनली दिस इज एनफ। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2025। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेडिकेटेड हाइड्रोजन इवेंट है जो कि नीदरलैंड रोटरडम में हुआ है। संतोष कुमार सारंगी सेक्रेटरी हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ठीक है। और ये समिट ऑर्गेनाइज किसने किया था? सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया था और 3 मेजर इंडियन पोर्ट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो क्वेश्चन आ सकता है ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है, दूसरा है पारादीप पोर्ट उड़ीसा में, तीसरा है टूटीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में। ओके, सो दीज आर द 3 पोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है। नेक्स्ट आते हैं PM इंटर्नशिप स्कीम। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम का एम क्या है कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू क्या एम करता है कि ये 1 करोड़ यंग इंडिविजुअल्स जो हैं उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ताकि वो बाद में अपनी जॉब में ईजिली उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। नेक्स्ट आते हैं PM इंटर्नशिप स्कीम की अगर बात करें तो ये जो है अपॉर्चुनिटीज 1 करोड़ यूथ को प्रोवाइड करेगा इन टॉप 500 कंपनीज इन 5 ईयर्स। अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ है, ठीक है। बाकी मंथली स्टाइपेंड 5000 मिलेगा पर मंथ जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं इंटर्न फॉर 1 ईयर। एडिशनली 1 टाइम ग्रांट ऑफ ₹6000 विल बी डिसबर्स्ड अगर उनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है थ्रू DBT मोड, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। नेक्स्ट आते हैं RBI NCFE नेशन वाइड कैंपेन। तो RBI और नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने अभी एक नेशन वाइड फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन लॉन्च किया है जहाँ पे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया है। अब इसके इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे जो कि लेड बैंक की तरह इस्टेब्लिश होगा। लेड बैंक उसमें गाइड करेगा। लेड बैंक सिस्टम यह है सर्विस एरिया अप्रोच पे बेस्ड है। लेड बैंक क्या करता है कि एक जाके आप गांव जाके आप चीज़ें बताइए कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी बढ़ सके। दूसरा है RBI कहता है मल्टीमीडिया कैंपेन। ये एक मल्टीलिंगुअल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है जो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में लोगों को बताएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट थ्रू फेम बुकलेट।
आरबीआई इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेज जो है एक बुकलेट लाएगा, क्रिएट किया है उन्होंने, उसके थ्रू आपको फाइनेंशियल वाली चीज़ें, लिटरेसी वाली चीज़ें, फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आते हैं फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे ऑन प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट इंटेंशन सर्वे। ठीक है, दिस इज अ वेरी बिग सर्वे। ये कौन निकालता है? एनएसओ निकालती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जहां भी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टर्म पढ़ी है वहां पे जनरली एनएसओ ही, मॉस्पी के अंदर जो है एनएसओ वही जो है ये सर्वे करती है। सर्वे जो है नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक चला। अब इसमें क्या बताया गया है कि प्राइवेट का जो कॉर्पोरेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है वो कितना है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एवरेज ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स की अगर बात करें पर एंटरप्राइज इन प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इंक्रीज हो चुका है, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024। ये अभी पब्लिश हुई है 2024 में। ये लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, कितना इकोनॉमिक फ्रीडम है लोगों को, उसको मेजर करती है ग्लोबली। हांगकांग जो है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली फ्री कंट्री है, फिर सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट। इंडिया का रैंक इसमें 84th है, याद रखिएगा इंडिया का रैंक क्या है, 84th है। इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ग्लोबल अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव निकालती है उसके थ्रू पता चला है कि चाइना जो है हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ठीक है, तो चाइना वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। अब इंडिया की और चाइना की ट्रेड की अगर बात करें तो वो $118.4 बिलियन है, स्लाइटली सरपासिंग विद यूनाइटेड स्टेट। तो इंडिया और चाइना जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नेक्स्ट आते हैं स्वावलंबनी स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है, इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग उन्होंने लॉन्च किया है असम में, मेघालय एंड मिजोरम में। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या है कि विमेन इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसका एम है कि फीमेल्स जो है नॉर्थ ईस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट प्रोवाइड करें, मेंटरशिप प्रोवाइड करें, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो दैट इज स्वावलंबनी स्कीम, और ये आसाम, मेघालय, मिजोरम में लॉन्च किए नॉर्थ ईस्टर्न वुमेन के लिए। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। फिर आते हैं भीम 3.0। एनपीसीआई ऑब्वियसली भीम ऐप लॉन्च की है। अब भीम सर्विस लिमिटेड क्या है? एक होली ओन सब्सिडरी है एनपीसीआई की। अभी भारत इंटरफेस फॉर मनी लॉन्च किया है 3.0, जहाँ पे यूजर्स को एनहांस्ड फीचर प्रोवाइड किए जाएंगे और ऑफरिंग्स दी जाएंगी बैंक और बिजनेसेस को। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट दिया जाएगा, 15+ लैंग्वेज में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं नीति आयोग रिपोर्ट ऑन ऑटोमोटिव सेक्टर। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। दैट एनफ, आपको बाकी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है ग्लोबली। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू उन्होंने एक स्टेटमेंट थ्रू अ स्टेटमेंट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने बोला है कि जितनी भी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट्स हैं उनको डिसकंटिन्यू करेंगे अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है, अदर थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। अभी मैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा होगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का सिंपल मतलब है कि जितना भी गोल्ड हमारी इंडियंस लोगों ने अपने बैंक में रखा है उसको मोनेटाइज करना है, उसको हमको क्या करना है कि वो हमारा गोल्ड जो है वो एक्सचेंज और इन सब में आ सके, मतलब बैंकिंग सेक्टर में काउंट हो सके, इसलिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई है। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज एक्सपोर्ट सोर टू हिस्टोरिक हाई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने और इंडस्ट्री ने बोला है कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की अगर बात करें तो यूएसए सबसे ज़्यादा है, यूएई, नीदरलैंड, चाइना। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स। तो टाटा स्टील ने अभी क्लेम किया है कि इंडिया की पहली कंपनी है जिन्होंने हाइड्रोजन कंप्लेंट पाइप्स जो है वो डाली है, जो कि क्लीन एनर्जी गोल्स की तरफ हमको ले जा रहा है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर 56 एडिशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आते हैं भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है ये प्लेटफॉर्म न्यू दिल्ली में।
फिर आते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड अभी न्यू दिल्ली में खोला है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तेलंगाना में। इसमें यही है कि जो भी टर्मरिक प्रोडक्ट्स हैं उसका कल्टिवेशन बढ़ाना है, प्रोडक्शन करना है, प्रोसेसिंग करना है, मार्केटिंग करना है और फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है। और इंडिया जो है अगर बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर है टर्मरिक का ग्लोबली। याद रखिएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक ग्लोबली। दिस ईयर द क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी रिलेटेड टू टर्मरिक बोर्ड। आई होप आपको उसमें स्टेट का भी पूछा था कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा करता है, तो दैट इज आई थिंक गेस कर्नाटका। एक बार आप देख भी लीजिएगा, महाराष्ट्र या कर्नाटका में से कोई एक है। ओके, तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड वाज इन न्यूज, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन हैज ऑलरेडी आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। सो प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं अन्न चक्र एंड स्कैन फॉर रिफॉर्मिंग पीडीएस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने और रिन्यूएबल एनर्जी ने अन्न चक्र एंड द स्कैन सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल, जिसका एम है कि जितने भी इंडिया के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनको मॉडर्नाइज करना है। अब अन्न चक्र का मतलब है ऑप्टिमाइज करना, कि सप्लाई चेन जो है पीडीएस से रिलेटेड वो सही हो सके। ओके, व्हाट हैपेंड टू दिस, 1 मिनट, एक मिनट, चालू करती हूँ दोबारा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, या इट्स कम। भैया नेक्स्ट आते हैं स्कैन सिस्टम, स्ट्रीमलाइन द सब्सिडी क्लेम प्रोसेस फॉर स्टेट्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। LIC बीमा सखी योजना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी बीमा सखी योजना लॉन्च किया है पानीपत हरियाणा में। जितनी भी विमेंस है उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करना है और उनको एम्पावर करना है। फिर आते हैं ग्रिड कॉन 2025 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी इनॉग्रेट किया है ग्रिड कॉन 2025। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है जो कि IICC यशोभूमि द्वारिका न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है, और ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, पावर ग्रिड ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। नेक्स्ट आते हैं रीसेंट सर्च इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो यूपीआई सिस्टम में अगर बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग डिजिटल चीज़ें यूज़ करने लगे हैं, डिजिटली बैंक ट्रांसफ़र करने लगे हैं, ठीक है, ज़्यादा कैश नहीं यूज़ करते, तो ये जो है इस कारण न्यूज़ में वो था। फिर आते हैं इंटरनेशनल ईयर फॉर कोऑपरेटिव। तो अभी कोऑपरेटिव के लिए एक शायद कुछ और भी लॉन्च किया है जो मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अमित शाह ने अभी डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर फॉर कोऑपरेटिव 2025 इन मुंबई एंड महाराष्ट्र। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव विद द थीम कोऑपरेटिव बिल्ट अ बेटर वर्ल्ड। अब आते हैं 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने अभी इनॉग्रेट किया है। इसका थीम है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें अगर हम बात करें तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल सी फूड एक्सपोर्ट यहीं से होता है। अब टॉप फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट, देन वेस्ट बंगाल, देन कर्नाटका। नेक्स्ट आते हैं इंडिया हनी अलायंस। तो इंडिया हनी अलायंस इन कोलैबोरेशन विथ निफ्टेम के उन्होंने एक सेमिनार होस्ट किया है, हाइव टू होम विजन 2030 बिल्डिंग अ साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल हनी इंडस्ट्री। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। FDI लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर रेस 74% टू 100%। पहले इंश्योरेंस सेक्टर में 74% FDI अलाउड था, बट अभी 100% हो गया है, ठीक है। तो विल बी इंक्रीज टू 100, हाँ 100% हो गया है, ठीक है। सो FDI अभी इंक्रीज हो गया है। FDI क्या होता है वो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। फिर आते हैं इंडस फूड 2025। तो 8th एडिशन जो है इंडस फूड एशिया प्रीमियर फूड एंड बेवरेजेस का अभी इनॉग्रेट किया गया है बाई चिराग पासवान, यूनियन मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के, जो कि ग्रेटर नोएडा में किया गया है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट अनवील जल वाहक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है उन्होंने अभी एक
कार्गो आप देख रहे हैं कि पोर्ट से रिलेटेड चीज़ें बहुत आ रही हैं और कार्गो को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा आ रही है। तो कार्गो प्रमोशन पॉलिसी है जलवाहक, ये एक न्यू पॉलिसी है जहाँ पे जो मूवमेंट है कार्गो का, लॉन्ग हॉल कार्गो का, नेशनल वाटरवे 1 जो कि रिवर गंगा में आता है, वाटरवे 2 रिवर ब्रह्मपुत्र में और 16 रिवर बराक में, इन सबको इंसेंटिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं टैक्स डिवॉल्यूशन टू स्टेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको पता है कि टैक्स डिवॉल्यूट करती है, स्टेट गवर्नमेंट को देती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट एलोकेशन अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को किया गया है, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल एंड देन मध्य प्रदेश। लाइट हाउस टूरिज्म इन इंडिया की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लाइट हाउस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ मैरीटाइम इंडिया विजन एंड अमृत काल विजन 2047 इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया है। अब लाइट हाउस होता क्या है? लाइट हाउस वो स्ट्रक्चर होते हैं, वो जनरली कोस्टल एरियाज में लोकेटेड होते हैं, ठीक है, जो विजिटर्स को एक नेचुरल ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, मैरीटाइम हिस्ट्री बताते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी देते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट लाइट हाउसेज। की इनिशिएटिव एंड स्कीम्स की बात करें तो ये फोर्ट अगौडा गोवा में इनॉग्रेट किया है बाय यूनियन मिनिस्टर जो सर्बानंद सोनोवाल है। सेकेंड एडिशन उड़ीसा में किया गया है, ठीक है, 2 लाइट हाउस जिसको चौमक और धम्र बोला गया है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लाइट हाउस। नेक्स्ट आते हैं विरासत, सेलिब्रेटिंग हैंड वुमेन साड़ीज ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी 3rd एडिशन जो है विरासत साड़ी फेस्टिवल 2024 लॉन्च किया है एट हैंडलूम हाट जनपद न्यू दिल्ली में, जहाँ पे माई साड़ी माई प्राइड जो है उसका थीम है। फिर आते हैं हिंडेल्को जॉइंट इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन। तो बस इतना याद रखना है, हिंडेल्को ने, अब हिंडेल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन। फिर आते हैं निविदिया सरपास्ड एप्पल इन मार्केट वैल्यू, अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, एप्पल को सरपास कर लिया है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024, यहाँ पे ये बताया गया कि इकोनॉमिकली कौन सी कंट्रीज फ्री हैं, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, तो वो कंट्रीज फ्री हैं। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट। तो सबसे इंडिया जो है सेकंड कैटेगरी में आया है स्मार्टफोन यूज़ करने में, स्मार्टफोन मार्केट में। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है ग्लोबली बाय यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चाइना जो है वो चाइना जो है हमारा वो फर्स्ट है, फिर उसके बाद इंडिया है, उसके बाद यूएस, ठीक है। अब आते हैं MuleHunter.ai। अभी आरबीआई ने ये जो है म्यूल अकाउंट्स जो होते हैं, जो वो अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे डिजिटल फ्रॉड होता है, तो जितने भी अकाउंट्स अगर वो फ्रॉड हो रहा है तो उनको MuleHunter.ai किया है टू कॉम्बैट द ग्रोइंग मेनेस ऑफ डिजिटल फ्रॉड इन्वॉल्विंग म्यूल बैंक अकाउंट्स, ठीक है, ये आरबीआई ने डेवलप किया है। रिवीजन ऑफ इंडियाज जीडीपी बेस ईयर, तो मॉस्फी ने कन्वीन किया है कि इंडिया के जीडीपी के बेस ईयर को अभी रिवाइज करेंगे। अभी क्या है 2011-12 है बेस ईयर, बट अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये बहुत दूर हो चुका है, अब इसको और ज़्यादा रिवाइज करके थोड़ा पास लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट ऑफ टूना क्लस्टर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने अभी अनाउंस किया है कि वो टूना क्लस्टर को वो करेंगे टू बूस्ट कोस्टल इकोनॉमिक्स। आईएफएससी ने अनाउंस किया है कि वो $400 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, इन बजाज फाइनेंस लिमिटेड। एक्सपेंशन है कि बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट का कारण यही कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 4 व्हीलर्स एज वेल एज एनर्जी एफिशिएंट कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी इसको वो किया है, ठीक है। इसमें इसका एम यही है कि जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और उनका ग्रोथ को प्रमोट करना है, ठीक है। और ये टारगेट करेगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनबीएफसीज टू प्रोवाइड एडिशनल 1.54 लाख करोड़ इन एमएसएमई क्रेडिट। नेक्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। यूनियन मिनिस्टर जो है अभी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान लेकर आए हैं। इसका एम यही है कि इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है और इंटीग्रेट करना है रिन्यूएबल एनर्जी। फिर आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पे लॉन्च अप्रूव किया गया है? वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट वाराणसी में, ये पीएम गति शक्ति मिशन के अंदर आएगा, ओके। फिर आते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो अभी इनका आउटले जो है सेंटर ने अप्रूव किया है 10,900 करोड़
स्कीम का यही है कि इस स्कीम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम। नेक्स्ट आते हैं पोषण माह 2024, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट धार डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया अभी। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2024 की बात करें तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में इंडिया जो स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन में आया है और इंडिया का रैंक 87th है। ठीक है, अब स्किल अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेट में पंजाब सबसे आगे है, फिर चंडीगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का रैंक इसमें 13 है और बिहार का 16 है। फिर आते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अभी 14th महारत्न स्टेटस दिया गया है, तो दिस इज द 14th महारत्न, अभी करंटली 14th महारत्न कंपनी है। IIFT's फर्स्ट ओवरसीज कैंपस दुबई में खुला है, इंडिया ने खोला है। 4 न्यू नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें से अभी 25 हो चुके हैं नवरत्न स्टेटस सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस को 25 हैं। ठीक है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस 25 है, ये याद रखिए। 4th एडिशन जो है ग्लोबल बायो इंडिया का 2024 का अभी इवेंट हुआ है न्यू दिल्ली में, और ये लार्जेस्ट बायोटेक इवेंट है पूरे कंट्री का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। नेक्स्ट कम टू यूनियन बजट 2025। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी प्रेजेंट किए हैं 8th बजट इस बार फिर से, और ये जो है इन्होंने अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है मोरारजी देसाई उनको भी सरपास कर दिया, और ये सबसे ज़्यादा बजट इन्होंने प्रेजेंट किया है। बजट का थीम है गुरजारा अपाराओ, अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज़ बिकॉज ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, तो कंट्री सिर्फ सॉइल नहीं है, कंट्री उसके पीपल से भी बनी हुई है। इसमें सबका विकास जो है रियलाइज किया है कि जितनी भी ग्रोथ है वो बैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच होना चाहिए, ये नहीं कि एक सेक्टर ही ग्रो कर रहा है। विकसित भारत के अंदर इन्होंने बहुत सारे वो लिए जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं करना कि क्या क्या लिए। 10 ब्रॉड एरियाज फोकस किया उन्होंने गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी पे। ओके, फिर उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की, 6 डोमेन्स में फोकस किया। एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया है, रिसिप्ट्स भी हमारे बढ़ गए हैं। जीडीपी की बात करें तो एस्टिमेट किया है कि ग्रोथ रेट 10.1% होगा 2025-26 में, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। रेवेन्यू डेफिसिट हमको जो है टारगेट किया है इसके अंदर 1.5% होना चाहिए जीडीपी का, और फिस्कल डेफिसिट 4.4% होना चाहिए जीडीपी का। डेट की अगर बात करें तो डेट बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जो है रिड्यूस करना है 50 ±1% ऑफ जीडीपी, मतलब 51 हो सकता है और या फिर 49, तो हमको उसको इतना रिड्यूस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बजट एट अ ग्लांस की बात करें तो रेवेन्यू, रिसिप्ट्स, टैक्स रेवेन्यू, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बजट में ये पढ़ाई गई है, बजट में ये बताया गया है। बाकी हम बजट अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है कि बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं अलग से अपने नोट्स डालूंगी तो उसमें पढ़ा दूंगी, ठीक है, आपको अगर चाहिए तो, वरना आप सिर्फ इतना याद रखिए, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रुपीज़ कहाँ कहाँ से इंडिया में आती है, तो सबसे ज़्यादा रुपीज़ हमारी आती है इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा आता है और इनडायरेक्ट टैक्स से कम आता है। डायरेक्ट टैक्स में भी इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स आता है। तो इनकम टैक्स के बाद अगर बात करें तो इनकम टैक्स के बाद गुड्स एंड सर्विसेज से आता है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, ठीक है, बाकी अदर थिंग्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो रुपीस हमारा कहाँ कहाँ जाता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, तो सबसे ज़्यादा स्टेट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वहाँ पे 22% जाता है। देन है इंटरेस्ट पेमेंट विच इज़ 20%। फिर आता है सेंटर सेक्टर स्कीम्स, जो कि स्कीम्स में जाता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा जाता है 16%। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रुपीज़ हमारा कहाँ जाता है। ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, बाकी चाहे कुछ याद रहे या ना रहे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो वो भी इंक्रीज हुआ है हमारा, ठीक है। नेट टैक्स रेवेन्यू वो भी एस्टिमेट किया गया है विच इज़ अबाउट 11% हायर देन रिवाइज एस्टिमेट। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होते हैं जो हम लॉन्ग टर्म से रिसीव करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमने पढ़ा दिया वहाँ पे, बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर्स टू स्टेट इतना ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब चीज़ें आपको नॉर्मल ही बस अपने माइंड में रखनी है। अब एक्सपेंडिचर की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जाता है, याद रखिएगा। फिर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हो गए, रेलवे हो गए, होम अफेयर्स हो गए, इन सब में कम जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसको जाता है, डिफेंस को, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर होम अफेयर्स, फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, इन सब में जाता है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द अनाउंसमेंट इन बजट। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो लॉन्च करेंगे 6 ईयर मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस, तुअर, उड़द और मसूर को फोकस बढ़ाने के लिए।
दूसरी चीज़, मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ है। जैसे कि टर्मरिक बोर्ड अभी हमने पढ़ा, वैसे ही मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ है। और बिहार जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मखाना का, तो याद रखिएगा मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ है। लोन लिमिट जो है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर 5 लाख कर दी है, पहले 3 लाख थी। एक प्लांट ओपन करेंगे नामरूप आसाम में, सेटअप किया जाएगा। एक न्यू फंड ऑफ फंड स्कीम लॉन्च की गई है जहाँ पे 110,000 करोड़ का सेटअप करेंगे। फिर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च की है इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ाने के लिए, कि जितनी भी बुक्स होंगी वो इंडियन लैंग्वेज में होगी। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हम पढ़ चुके हैं उसके पहले, जल जीवन मिशन, अर्बन चैलेंज फंड, ओके, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में खोला जाएगा। वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल बिहार में वो भी खोला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बजट में कुछ क्या क्या चीज़ें की गई। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो नो पर्सनल इनकम टैक्स, अगर 12 लाख तक इनकम है आपकी पर एनम तो आपको पर्सनल इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर भी किया गया है, एक 25 लाख का वो जोड़ा गया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवाइज्ड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ बजट। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो जो जो हाईलाइटेड है बस वही याद करना है आपको, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो वो 3.3% से ग्रो हुई है 2023 में। इंडिया एक्सपेक्टेड है कि 6.4% हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो कि एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर के थ्रू होगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो 3.8% ग्रोथ है, इंडस्ट्री की 6.2% और सर्विसेज एक्सपैंड करेगा बाय 7.2%। इंडिया का मर्केंटाइज इंपोर्ट की बात करें तो 5.2% है। रेमिटेंसेस लार्जेस्ट रिसिपिएंट है इंडिया। करंट अकाउंट डेफिसिट 1.2% जीडीपी का है। देखिए ये सब टर्म्स हैं जो आपको इकोनॉमी आप पढ़ेंगे तभी आपको याद होगी, मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकती बिकॉज आई एम टीचिंग यू करंट अफेयर्स। If I will teach you economy, then I will definitely cover this current account deficit every economy term. ओके जो नहीं समझ में आ रहा है यू कैन आस्क मी ऑन द चैनल, आई विल लाइक एक क्लास बना के मैं उसमें सब कवर कर दूंगी, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन जो फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन से, उसकी बात की गई है। मैक्रो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल की तरफ फोकस कर रही है, फिस्कल डिसिप्लिन बढ़ाना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, ओके। अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन IPO लिस्टिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2024। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जितना है मैं बता दे रही हूँ। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो $$ 640.3 बिलियन है हमारा, ठीक है। एंड वंदे भारत ट्रेन हमारी बहुत बड़ी डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स आए हैं, ठीक है। सो अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। दिस इज द एंड ऑफ इकोनॉमी पार्ट। आई विल स्टार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स टुमारो. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.